वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को यूनिट 3 पेपर 1 में आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। हमने कल बात करी थी युवावस्था क्या होती है और युवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। अब युवावस्था की जो विशेषताएं होती हैं उनमें से एक है जीवन साथी का चुनाव। तो आज हम इस पर कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं कि जीवन साथी का चुनाव ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें व्यक्ति के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, एक घबराहट भी होती है और एक एक्साइटमेंट भी होता है। और इसमें देखा गया है कि अक्सर जो लोग होते हैं उनका जो जीवन साथी का चुनाव है वह माता पिता द्वारा किया जाता है, पर जो सामाजिक बदलाव देखे जा रहे हैं इस समय उसमें आजकल युवाओं का या युवतियों का भी अपना कुछ मानस होता है जीवन साथी को लेकर, वो किस प्रकार का जीवन साथी चाहते हैं। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको देखा गया है कि युवा लोग अपने थोड़ा कंसिडर करते हैं जब उनको विवाह जीवन साथी का चुनाव करना है विवाह के संबंध में। तो चलिए सिलेक्शन ऑफ लाइफ मेट या मेट सिलेक्शन की हम बात करते हैं। तो विवाह के समय उम्र ये एक ऐसी बात है जो सभी लोग कंसिडर करते हैं, चाहे माता पिता हों चाहे खुद युवा युवती हों, तो भी वो हमेशा देखते हैं कि एज क्या है। व्यक्ति जिसकी शादी होने जाने वाली है, एक तो सरकार ने एज डिसाइड कर रखी है कि भाई 18 वर्ष होनी चाहिए महिला की और जो है लड़कों की 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो 18 और 21 तो उन्होंने डिसाइड कर रखी है, मगर फिर भी जब चुनाव करते हैं तो माता पिता देखते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, या दोनों ठीक बराबर के एज के हैं, या व्यक्ति खुद भी अगर होता है तो वो अपने से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ा या बहुत ज़्यादा उम्र में छोटा कम प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि शादियाँ नहीं होती हैं, 10-10 15-15 साल के डिफरेंस से भी होती हैं, मगर फिर भी लोग एज को काफ़ी महत्व देते हैं। दूसरी बात जो जीवन साथी का चुनाव करते वक्त देखी गई है वो ये है पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, फैमिली एंड सोशल बैकग्राउंड। ये एक ऐसी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब हम सामाजिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमेशा लोग देखते हैं कि किस टाइप का उनका पारिवारिक स्टेटस है, कहीं कोई ब्रोकन फैमिली तो नहीं है या कोई बदनाम फैमिली तो नहीं है। तो ये उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि कि उनकी कितनी प्रतिष्ठा है समाज में या किस तरह से उनका व्यवहार है लोगों के साथ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि भी कंसिडर करने लायक होती है। नेक्स्ट है भावनात्मक परिपक्वता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है शादी को लेकर या जीवन साथी के चुनाव को लेकर। इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी मैरिज को सक्सेसफुल करने के लिए। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि दोनों व्यक्तियों में जिनकी जीवन साथी बनने जा रहे हैं उनमें भावनात्मक परिपक्वता होना बहुत ज़रूरी है। अगर परिपक्वता नहीं होगी तो बहुत सारे इश्यूज़ पर जो है आर्ग्यूमेंट्स होंगे, डिस्कशंस हो जाएंगे, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं, हो सकता है डाइवोर्स हो जाए। तो इस सब को देखते हुए इम्पॉर्टेंट है इमोशनल मैच्योरिटी। फिर आते हैं आपका शैक्षिक स्तर में समानता। एक व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ है और एक हाईली एजुकेटेड है तो ये बेमेल विवाह होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि शैक्षिक स्तर में समानता, कुछ थोड़ी बहुत समानता ज़रूरी है, बेसिक एजुकेशन दोनों को ज़रूरी है, और उसके अलावा भी कहीं ना कहीं ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है ताकि दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना रहे, दोनों की थिंकिंग एक टाइप की हो, दोनों को रीजनिंग भी उनकी सही हो। जब बच्चों को लेकर के आगे डिसीजंस लेने होते हैं तो पेरेंटल एजुकेशनल स्टेटस की बहुत वैल्यू होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा गया है जो है बौद्धिक योग्यता, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक की तो आईक्यू बिल्कुल एवरेज है या बिलो एवरेज है और एक की आईक्यू
जो है हायर साइड पे है। तो ये कहीं ना कहीं बौद्धिक योग्यता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुद्धिमापन करना पड़ेगा, पर फिर भी एक व्यवहार से समझ में आता है कि बौद्धिक योग्यता क्या है, एक व्यक्ति बौद्धिक रूप से योग्य है या नहीं है चुनने के लिए। उसके बाद आपके आते हैं इक्वालिटी इन एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट, मतलब व्यक्ति की सोच कैसी है, व्यक्ति का इंटरेस्ट कैसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों में एक समान इंटरेस्ट होना चाहिए, दोनों में एक एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये पॉजिटिविटी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है आगे चल कर के मैरिटल एडजस्टमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम अगर इंटरेस्ट और एटीट्यूड सेम होंगे तो गाड़ी अच्छे से चलेगी, दोनों पहियों में बैलेंस रहता है। नेक्स्ट आपका आता है आर्थिक स्तर में समानता। ये इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जीवन साथी के चुनाव में, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बहुत ऊंचे परिवार का है और दूसरा व्यक्ति जो है थोड़े निम्न वर्ग से है, तो दोनों के बीच में एक प्रकार का एडजस्टमेंट होना मुश्किल हो जाता है, और एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, आप एक दूसरे के प्रति जो एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर में थोड़ी बहुत समानता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक दूसरे को ताना देना शुरू कर देते हैं कुछ समय बाद। नेक्स्ट आता है आपका रहन सहन के स्तर में समानता। खाली आर्थिक स्तर की समानता ही ज़रूरी नहीं है, खाली इंटरेस्ट का कॉमन होना ही ज़रूरी नहीं है। आप किस तरह से रहते हैं, क्या आपका स्तर है, आप किन चीज़ को वैल्यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रहन सहन के स्तर में समानता होना बेहद ज़रूरी है। धार्मिक समानता, इस चीज़ को लोग हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि धार्मिक समानता होना बहुत ज़रूरी है। लोग हमेशा अपने ही धर्म में ही जीवन साथी का चुनाव करना प्रेफर करते हैं, जबकि अब आजकल कास्ट एंड रिलीजन नो बार वाली स्थिति भी आ गई है। अच्छा इंसान होता है तो लोग कहते हैं कास्ट एंड रिलीजन नो बार, मगर फिर भी हम अगर बात करें अमूमन तो व्यक्ति अपने धार्मिक समानता की ओर, रिलीजियस इक्वालिटी की तरफ बेहद ध्यान देते हैं। जातीय समानता, अब रिलीजन अगर सेम भी है, मान लीजिए हिंदू हैं, तो हिंदू में भी इतनी सारी कास्ट होती हैं, कोई ब्राह्मण होता है, कोई वैष्णव होता है। तो इस तरीके से जातीय समानता का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल देखा गया है, जहाँ पर अगर हम जीवन साथी के चुनाव की बात करते हैं तो बहुत लोग आजकल जो है जातीय समानता पे ज़ोर देते हैं कि सेम कास्ट का होना चाहिए, बल्कि कभी कभी तो कास्ट के अंदर जो सब कास्ट होती हैं उनमें भी ज़ोर दिया जाता है। खाली ये नहीं देखा जाता कि व्यक्ति एक ही कास्ट का है तो उस कास्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अंदर सब कास्ट क्या है, या मुस्लिम है तो शिया और सुन्नी है तो सुन्नी के अंदर क्या सब कास्ट है। तो इस तरह से वो भी उनको भी लोग देखने लगे हैं कि कास्ट। नेक्स्ट आपका आता है स्वस्थ यौन अभिव्यक्तियाँ। एक व्यक्ति की सोच होना बहुत ज़रूरी है किस चीज़ को लेकर, उसकी जो यौन से संबंधित अभिव्यक्तियाँ हैं, जो सेक्सुअल एटीट्यूड्स हैं, उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभी गलत सोच या भ्रांतियाँ जो हैं व्यक्ति को काफ़ी डिस्टर्ब कर देती हैं। एक बाल्यावस्था सुखदपूर्ण होगी तो व्यक्ति का सारा जीवन अच्छा बीतता है। सोच, उसका एटीट्यूड, उसके इंटरेस्ट, उसकी ज़िंदगी के बारे में और उसका व्यवहार, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो बाल्यावस्था का अगर अच्छी बाल्यावस्था बीती है तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे। अगर बाल्यावस्था में काफ़ी दोष रहा है, मतलब बहुत सारे टेंशन, या व्यक्ति किसी गलत आदत में पड़ गया है, या उसके पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई होती रही है, तो ये इमोशनल इनसिक्योरिटी जो है आगे जा कर के बहुत भारी पड़ती है। फिर आता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। जीवन साथी के चयन में बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। मतलब
व्यक्तित्व तो बहुत चीज़ों को लेकर बनता है। व्यक्तित्व केवल उसके दिखावे, सोच और इन सब से ही नहीं बनते हैं। व्यक्तित्व बनता है टोटल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसकी पर्सनैलिटी जिसको हम बोलते हैं। तो खाली बाहरी लुक्स के हिसाब से नहीं, व्यक्ति का इंटरनल जो है बिहेवियर वो भी इम्पोर्टेंट होता है। इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जीवन साथी के चुनाव को लेकर। कल हम बात करेंगे वैवाहिक सामंजस्य के बारे में। धन्यवाद।